आज हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे बनता है। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम प्लॉट किए हैं किसके, सिग्मा क्या डिनोट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस को, और एप्सिलॉन क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेन को। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वाई एक्सिस पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और एक्स पे क्या होता है, एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन होता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हम ड्रा किए हैं किसके लिए ड्रा किए हैं, माइल्ड स्टील के लिए या डक्टाइल मटेरियल के लिए। माइल्ड स्टील और डक्टाइल मटेरियल। ठीक। और ये सेकंड वाला डायग्राम किस मटेरियल के लिए ड्रा किए हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए। या कास्ट आयरन। ब्रिटल मटेरियल जो होता है, कास्ट आयरन एग्जांपल है ब्रिटल मटेरियल का, और माइल्ड स्टील एग्जांपल है डक्टाइल मटेरियल का। तो अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा डक्टाइल मटेरियल है, चार ऑप्शन दे देगा। पूछेगा माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, ठीक, और दो तीन ऑप्शन दे देगा। तो उसमें से माइल्ड स्टील जो होता है डक्टाइल टिक लगाएंगे, कास्ट आयरन क्या होगा तुम्हारा, ब्रिटल मटेरियल होगा। इसी तरह अल्मीनियम जो होता है, अल्मीनियम हो गया, कापर हो गया, ठीक, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक। तो ये जितने ही मटेरियल होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, याद रखना। तो हम जो ये डायग्राम प्लॉट किए हैं किस मटेरियल के लिए बनाए हैं यहाँ पे, स्टेसिस्टन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए, यानी कि डक्टाइल मटेरियल है जो। और माइल्ड स्टील का जो कर्व जो हम लोग ट्रेस यहाँ प्लॉट किए हैं वो किस मशीन के हेल्प से किए हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, याद रखना। हाँ सर, प्लेलिस्ट में डालते हैं। हाँ हाँ, प्लेलिस्ट में दो तीन वीडियो प्लेलिस्ट में। हेलो। तो ये जो स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम हम प्लॉट किए हैं किस मशीन के हेल्प से किए हैं, यूटीएम मशीन से, याद रखना, पूछेगा क्वेश्चन किस मशीन के हेल्प से हम लोग स्ट्रेस स्टैंड डायग्राम ड्रा करते हैं, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये मशीन के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने स्पेसमैन जो है यानी कि माइल्ड स्टील का जो स्पेसमैन है उसको फिक्स कर देते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरह से बताएंगे। ये तुम्हारा स्पेसमैन है, ये तुम्हारा ग्रिप लगा है, तो दोनों साइड ग्रिप कर लेगा ये ग्रिपर। ग्रिप करने के बाद से क्या होगा, इसके ऊपर हम टेंसाइल लोड अप्लाई करेंगे, पकड़ के खींचेंगे इसको। तो जब इस स्पेसमैन को हम पकड़ के खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, एलोंगेशन होगा, यानी कि इसकी लेंथ जो है इंक्रीज करेगी, डाया डिक्रीज करेगा। तो इस स्पेसमैन जो माइल्ड स्टील का इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होती है डाया होती है 5.65 होती है, ठीक। याद करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड स्पेसमैन होती है जिसपे हम टेस्टिंग करते हैं। और एक अमेरिका की स्टैंडर्डाइजेशन है, एसटीएम, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, एसटीएम। एसटीएम ने ही जो स्पेसमैन है उसका एक स्टैंडर्ड साइज दिया था, यानी कि बताया था कि जो स्पेसमैन जो हम टेस्टिंग के लिए लाएंगे उसकी की एक स्पेसिफिकेशन होगी, यानी कि एक स्पेशल साइज होगी, डायमेंशन होगी उसकी। 5.65 डी नॉट होता है डायमेंशन। गेज लेंथ उसकी अलग होगी, यानी कि लेंथ अलग, कुछ साइज होगी लेंथ की भी स्टैंडर्ड डायमेंशन होगी। तो एएसटीएम ने ये बताया था कि ये डायमेंशन की स्पेस में है, अगर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम तो इस तरह का कर्व ट्रेस होगा।
और इसकी की स्ट्रेंथ वगैरह क्या होगी इस कर्व के हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग जो मशीन है उसके हेल्प से हम लोग ये कर्व बनाए। और यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेंथ, किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हमको जानना है कि वो टेंसाइल लोड में कितना स्ट्रांग है या कंप्रेसिव लोड में कितना स्ट्रांग है या शियर लोड में कितना स्ट्रांग है, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं अपने स्पेसिमेन के ऊपर, कौन सा लोड अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल लोड। तो हम अपने मटेरियल को देख रहे हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो टेंसाइल लोड अप्लाई करने पे कितना स्ट्रांग है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है हमारे मटेरियल की। इसी तरह अगर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में हम अगर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे अपने मटेरियल के ऊपर, तो उससे पता चल जाएगा कि कंप्रेसिव लोड अप्लाई करने पे कितना स्ट्रेंथ आ रही मटेरियल की, यानी कंप्रेसिव लोड पे हमारा मटेरियल जो है कितना स्ट्रांग है। इसी तरह किसी मटेरियल के शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए भी हम करते हैं, हम यूटीएम मशीन का ही यूज करते हैं। और शियर स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिमेन है इस तरह का हमारा माइल्ड स्टील का मान लो छोटा सा, इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, शियर लोड अप्लाई करेंगे। शियर लोड क्या लगता है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लगता है, इस तरह का लोड अप्लाई करेंगे, इस तरह का लोड अप्लाई करेंगे तो शियर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक। तो यूटीएम मशीन पे हम किसी भी मटेरियल की कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड शियर तीनों स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं हम। और ये कर्व जो बनाए हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेंथ का माइल्ड स्टील के लिए बनाए हैं, जो एक डक्टाइल मटेरियल है उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ठीक। अब देखो ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन है तुम्हारा, ए क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, बोल देना लिखवा चुके हैं हम सब। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट है। सी जो है अपर यील्ड पॉइंट है, सी डैश लोअर यील्ड पॉइंट है। डी, डी कोई नाम नहीं है, सी डैश और डी के बीच में रीजन है उसको हम बोलते हैं यील्ड प्लेटू। ई जो है अल्टीमेट पॉइंट है, एफ जो है फ्रैक्चर पॉइंट है। तो देखो जब हम स्पेसमेन में हमारा लोड स्टार्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, जब पकड़ के खींचेंगे उसमें टेंसाइल लोड, तो क्या होगा, उसमें एलोंगेशन होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, यानी कि स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। स्ट्रेंथ क्या वाई एक्सिस पे है, सॉरी एक्स पे है, और सिग्मा क्या है, वाई पे है। तो देख रहे हैं जैसे हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि टेंसाइल लोड को, सिग्मा क्या पॉजिटिव नेचर का है, तो इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे से क्या हो रही है, स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर रही है। देखो इंक्रीज कर रही है। तो ए पॉइंट तक हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो वेरिएशन है वो लीनियर है अप टू पॉइंट ए। जो स्ट्रेस है स्ट्रेन है वो सेम रेशियो में इंक्रीज कर रही है लीनियरली अप टू पॉइंट ए तक। यानी कि अगर हम सिग्मा जो है 1 यूनिट का लोड लगाएंगे तो स्ट्रेन भी कितना डेवलप हो रहा है, 1 यूनिट स्ट्रेन डेवलप हो रहा, ठीक। लीनियरली इंक्रीज कर रहा पॉइंट ए तक। अब देखो पॉइंट ए को ही बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि वो ए का जो तुम्हारा ये लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी ओ ए, और प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, तो ये पॉइंट हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट। और प्रोपोर्शनल लिमिट को जैसे ही क्रॉस करते हैं हम तो बी मिलता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है कि अगर हम ओ ए से ओ बी के बीच ओ और बी के बीच में कोई भी लोड अप्लाई करते हैं और लोड को रिमूव कर दें, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग कर दें मटेरियल के ऊपर अपने, तो हमारा जो मटेरियल होगा वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, ठीक। तो बी पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब अगर अल्यूमिनियम का स्पेसिमेन है हमारा या कॉपर का है, अगर इलास्टिक लिमिट तक लोड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट बी तक केवल, और फिर लोड को रिलीज कर दिए, यानी कि हम क्या किए हैं, यहाँ तक लोड अप्लाई किए हैं, ये लोडिंग हुई तुम्हारी, डायरेक्शन देखो लोडिंग का ही डायरेक्शन है, ये लोडिंग का डायरेक्शन है तुम। और लोड अप्लाई करने के बाद से फिर बी पे जाके हम लोड को छोड़ दिए, लोड हटा दिए, तो ये तुम्हारा अनलोडिंग का डायरेक्शन है। तो लोडिंग अनलोडिंग, तो देख रहे हो लोडिंग अनलोडिंग करके छोड़ दिए पॉइंट बी तक, तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेन डेवलप हुई थी लोडिंग करने पे, एफसेलम मान लो, एफसेलम बी मान लो, पहले हमारे स्पेसमैन में जो बी पॉइंट तक लोड अप्लाई करने पे स्ट्रेन डेवलप हुई थी एफसेलम बी की, और जैसे ही पॉइंट बी पहुंचने के बाद से हम अपने स्पेसमैन को अनलोड कर दिए, तो जैसे ही अनलोड करेंगे उनको उसको, तो क्या होगा, उसका स्ट्रेन जो होगा जीरो हो जाएगा, तुरंत अपने ओरिजिन पे आ जाएगा मटेरियल जो पोजीशन पे था, ठीक। ये हो गया कॉन्सेप्ट इलास्टिक लिमिट का।
अब सी पॉइंट होता है अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। तो बस याद रखो रखो कि जो इसको डेप्थ में नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये मैकेनिकल का टॉपिक है, सिविल मैकेनिकल का। तो सी और सी डैश जो है अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट केवल माइल्ड स्टील में दिखता है। अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट जो है वो तुमको केवल माइल्ड स्टील में देखेगा, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है इज एग्जाम्पल होता है लो कार्बन स्टील का। माइल्ड स्टील जो होता है एग्जाम्पल होता है लो कार्बन स्टील का। तो लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो लेस देन 0.25% होती है। जैसे स्टील भी तीन टाइप के होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज लेस देन 0.25 होती है, और मीडियम में 0.25 से 0.6% होती है। 0.25 से लेके 0.6% होती है, और 0.6 से लेके 1.4 होती है तुम्हारी हाई कार्बन स्टील में। तो कार्बन की परसेंटेज अगर कम होगी, तो कार्बन की परसेंटेज अगर कम होगी तो पढ़े होगे तो वाइट स्पेस ज्यादा होंगे। मान लो तुम्हारा माइल्ड स्टील आयरन है, मान लो एक तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है माइल्ड स्टील की, एक माइक्रो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज कम होती है, क्योंकि माइल्ड स्टील जो होता है एग्जाम्पल होता है लो कार्बन स्टील का। तो जब कार्बन की परसेंटेज कम होगा तो वाइड स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जो एटम्स के बीच, जो है विसिनिटी में जो एटम है उनके बीच में गैप ज्यादा होगा आसपास, यहाँ भी गैप ज्यादा होगा। तो क्या होता है, और कुछ एटम होंगे कार्बन के जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई किए रहेंगे, मान लो ये कार्बन एटम यहाँ पे क्रॉस डिनोट की। तो क्या होता है, जैसे ही हम सी पॉइंट पे जाने के बाद लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इस कार्बन एटम का स्लीपिंग हो जाती है। स्लीपिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, यानी कि जो सी पॉइंट पे लोड अप्लाई जैसे करते हैं हम, तो सी पॉइंट पे लोड अप्लाई करने पे अप टू पॉइंट सी तक कार्बन एटम की क्या हो जाती है, स्लीपिंग हो जाती है माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर। तो जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे तो कार्बन जो है यहाँ से स्लिप होके यहाँ चला जाएगा, मान लो यहाँ आ गया। तो जब स्लीपिंग होगी कार्बन एटम की तो वाइट स्पेस यहाँ क्या हो जाएगा, खाली हो गया। वाइट स्पेस खाली हो गया, मतलब वाइट स्पेस, सॉरी वाइट स्पेस यहाँ क्रिएट हो गया। तो वाइट स्पेस यहाँ क्रिएट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेस है नहीं, खाली हो गया। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाएगी मटेरियल की। मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि कार्बन एटम की स्लीपिंग हो गई। जो कार्बन एटम ऑलरेडी यहाँ स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ था वो स्लिप करके यहाँ जंप करके आ गया। जब जंप करके यहाँ पे आ जाएगा तो जो मटेरियल के बीच में जो गैप था वो कम हो गया, दो एटम के बीच में गैप कम हो गया तो स्ट्रेंथ मटेरियल कम हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है, सी टू सी डैश अपर एल्ड पॉइंट लोअर एल्ड पॉइंट स्लीपिंग होता है कार्बन एटम्स की। तो स्लीपिंग कार्बन एटम्स का होगा तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो सी टू सी डैश इसीलिए अपर एल्ड पॉइंट और लोअर एल्ड पॉइंट विजिबल होता है केवल हमको माइल्ड स्टील के केस में। अब देखो, सी डैश और डी पॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं इल्ड प्लेटो, ठीक। यानी कि इस रीजन में सी डैश डी डी के रीजन में हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, मगर स्ट्रेस क्या है, कांस्टेंट है। तो इल्ड प्लेटो वाले रीजन में तुम्हारी स्ट्रेन इंक्रीज करता है बट स्ट्रेस जो है कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट। देखो ये कांस्टेंट स्ट्रेस की लाइन है, ठीक है, स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है। अब देखो, जैसे ही हम डी डीई जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। डीई जो रीजन होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। डीई यानी कि डीई का रीजन जो होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। अभी देखो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन क्या होता है, देख रहे हैं हम कि यहाँ पे डी पॉइंट के बाद से हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज होना चालू हो जा रही है। मटेरियल की स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है, देखो क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण। अब स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही डी पॉइंट को हम क्रॉस कर रहे हैं मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और पॉइंट ई पे हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है। तो इसीलिए पॉइंट ई को बोला जाता है अल्टीमेट पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस पॉइंट पे होती है, मटेरियल के अल्टीमेट पॉइंट पे। अब देखो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में मटेरियल की स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज कर रही है, देखो
जब हम लोड अप्लाई करते हैं डी पॉइंट के बाद से, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चालू हो जाता है, इसलिए क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड होता है स्ट्रक्चर हमारा मटेरियल का, माइल्ड स्टील का। रैंडम ओरिएंटेशन होता है हमारे माइल्ड स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर के, यानी कि जो अब होगा जब लोड अप्लाई करेंगे, तो जो माइक्रो स्ट्रक्चर होगा माइल्ड स्टील का, वो रैंडमली अरेंज नहीं होगा, रैंडमली अरेंज होगा, मतलब कुछ इधर जाएगा मालिक, कुछ इधर आएगा, कुछ इधर, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा कुछ, मान लो सिंपल। जैसे हम बताए भी थे क्लास में कि अगर साइकिल एक लाइन से लगी है, ठीक ना, कई सारी साइकिलें, उसको एक साइकिल को धक्का हम देंगे तो कई सारी साइकिलें गिरती चली जाती हैं, ठीक ना, गिरती चली जाती हैं। तो क्या होता है, डी पॉइंट के बाद से जैसे ही हम लोड अप्लाई करते हैं, क्योंकि रैंडमली अरेंज होता है स्ट्रक्चर माइल्ड माइल्ड स्टील का डी पॉइंट के बाद से, इसीलिए हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चालू हो जाती है, ठीक। और पॉइंट ई पे क्या होता है, मटेरियल डी रीजन को बस बोलते हैं, याद रखना, स्ट्रेंथ हार्डनिंग रीजन, यानी कि मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होना चालू कहाँ से होगी, डी पॉइंट से, और पॉइंट ई पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे ही पॉइंट ई को क्रॉस करते हैं हम, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ अब डिक्रीज होने चालू हो जाती है। इस पॉइंट की बात से, अल्टीमेट पॉइंट की बात से हमारी मटेरियल की स्ट्रेंथ डिक्रीज होना चालू हो जाती है। और एफ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा जो मटेरियल होगा दो पीस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ हार्डनिंग, ये स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम के छोटे छोटे पॉइंट हैं जो याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे, कई सारे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब दूसरा चीज आता है, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम हम ड्रा किए, किसके लिए किए हैं, कास्ट आयरन के लिए किए हैं। किस मटेरियल के लिए किए हैं, कास्ट आयरन के लिए किए हैं। तो कास्ट आयरन जो है एग्जांपल होता है ब्रिटल, कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या होता है, कोई वेल्डिंग नहीं होती है, ठीक। ब्रिटल मटेरियल के केस में जैसे यहाँ एल्डिंग हो रही थी ना, सी डैश के अपर एल्ड पॉइंट था सी, और सी डैश लोअर एल्ड पॉइंट था। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में क्या होता है, कोई एल्डिंग एल्डिंग नहीं होती है, मगर एल्डिंग का मतलब कोई एलोंगेशन नहीं होगा, तुरंत मटेरियल फेल हो जाएगा। यानी कि हम अगर डक्टाइल मटेरियल है उसके ऊपर अगर टेंसाइल लोड लगाएंगे या कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, तो मटेरियल के अंदर एलोंगेशन हो, कुछ खींचेगा वो आगे चल कर, ठीक। मगर अगर ब्रिटल मटेरियल है उसके ऊपर अगर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो वो दो पीस में तुरंत ब्रेक हो जाएगा, उसमें एलोंगेशन नहीं होगा कुछ। ये डिफरेंस होता है ब्रिटल मटेरियल में और तुम्हारा डक्टाइल मटेरियल में। यानी डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, इल्डिंग होती है, यानी कि इसमें एलोंगेशन होगा, मगर ब्रिटल मटेरियल में एलोंगेशन क्या होता है, नहीं होता है, तुरंत फेल हो जाएगा मटेरियल जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे, इसीलिए इसमें कोई वेल्डिंग नहीं होती। तो इसमें जो फेलियर क्राइटेरिया होता है, यानी कि हम अपने मटेरियल को चेक करते हैं कि किस स्ट्रेंथ पे मटेरियल फेल होगा, वो होता है अल्टीमेट पॉइंट। यानी कि जो फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट। ये पॉइंट जो बी होता है उसको अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। तो फेलियर क्राइटेरिया पूछेगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में, तो ब्रिटल ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट होता है। और फेलियर क्राइटेरिया जो होता है, यानी कि किस स्ट्रेंथ पे मटेरियल फेल कर रहा है, वो डक्टाइल मटेरियल केस में इल्डिंग स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की। यानी कि फेलियर क्राइटेरिया डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या होता है, उसकी इल्डिंग स्ट्रेंथ होगी, और ब्रिटल मटेरियल के केस में फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस होगी मटेरियल की। तो फेलियर और फ्रैक्चर में डिफरेंस भी बताए थे। फेलियर मतलब होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म इट्स असाइन फंक्शन, यानी कोई मटेरियल है अपने जो फंक्शन है उसका परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं कि मटेरियल फेल हो गया। फिर फ्रैक्चर नहीं किया, फेल हो गया। तो जब मटेरियल अपने सी पे पहुंचने के बाद से जैसे ही सी से सी से वैल्यू इंक्रीज होती है, सी टू सी डैश जैसे आता है, जैसे एल्डिंग स्टार्ट होती है, सी वाला पॉइंट जो है जहाँ से एल्डिंग स्टार्ट हो रही है, तो जैसे ही मटेरियल के अंदर एल्डिंग स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये हुआ मटेरियल के अंदर एलोंगेशन स्टार्ट हो गया। अब मटेरियल के अंदर जब एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा मटेरियल जो है फेल कर गया, फ्रैक्चर नहीं हुआ, फेल कर गया, क्योंकि फ्रैक्चर जो है पॉइंट एफ पे हो रहा है। तो इसीलिए हम जब अपने कोई कंपोनेंट है माइल्ड स्टील का डक्टाइल मटेरियल का बना है, तो उसको हम क्या किस स्ट्रेंथ पे डिजाइन करेंगे, उसकी इल्ड स्ट्रेंथ पे डिजाइन करेंगे, क्योंकि इल्ड स्ट्रेंथ हम जान रहे हैं
कि यील्डिंग के बाद से मटेरियल क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो अगर मटेरियल फेल हो जाएगा तो जो भी उसका फंक्शन है तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम अपने डक्टाइल मटेरियल को जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसको मैक्सिमम जो जो उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ है उसको कंसिडर करके डिजाइन करते हैं। ठीक। क्योंकि अगर कोई गियर है मान लो, या कोई शाफ्ट है या कोई टरबाइन है, उसकी डक्टाइल मटेरियल हम बना दिए, डक्टाइल मटेरियल का बना दिए। तो आइस इंजन तुमको याद होगा, आइस इंजन, आइस इंजन पढ़ाए थे, याद होगा। आइस इंजन पिस्टन रिंग बताया था। आइस इंजन ने पिस्टन रिंग बताए थे हम। क्योंकि तुम्हारी ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जो रिंग लगी होती है उसको कंप्रेशन रिंग रिंग कहते हैं, नीचे जो रिंग लगी होती है उसको हम कहते हैं, बोलते हैं ऑयल रिंग बोलते हैं। तो पिस्टन रिंग का काम क्या होता है, पिस्टन रिंग जो होता है लीकेज को प्रिवेंट करती है, यानी कि जो कंबशन गैसेज हैं, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, उसके लीकेज ना हो उसको प्रिवेंट करती है। यानी कि जो हम गैस यहाँ फिल किए हुए हैं, इनलेट वाल्व के थ्रू आई हमारी एयर फ्यूल मिक्सचर जो इंटर कर गया एएफएम, जब हम कंप्रेस करेंगे ऊपर जाएगा जब पिस्टन, तो अगर पिस्टन रिंग नहीं यूज करेंगे तो एयर फ्यूल मिक्सचर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बिना जले हुए, बिना बर्निंग के, बिना कंबशन हुए जो हमारा मिक्सचर है नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा मटेरियल, मतलब गैसेज बिना जली हुई निकल जाएंगे, बिना कंबशन किए हुए, बिना कंबशन प्रोडक्ट बने हुए हमारा गैसेज निकल जाएंगे, तो हमारा नेटवर्क आउटपुट कम हो जाएगा। नेटवर्क आउटपुट कम होगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हाँ। तो नेटवर्क आउटपुट या एफिशिएंसी जब कम हो जाएगी तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम इनपुट यानी कि फ्यूल सप्लाई तो ज्यादा कर रहे हैं, फ्यूल सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं मगर वर्क डन कम मिल रहा है हमको। तो इसलिए क्या होगा, तुम्हारा एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, दो रिंग को यूज करते हैं जिसको पिस्टन रिंग बोलते हैं। तो पिस्टन रिंग का फंक्शन क्या होता है, ये लीकेज को प्रिवेंट करता है, एयर फिल्म मिक्सचर का जो लीकेज हो रहा है। और अगर लीकेज हो गया तो लीकेज होने की वजह से जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ब्लो बाई लॉस। सब पढ़ाए हैं ये सब, देखते हैं। तो ब्लो बाई लॉस क्या होता है, एयर फिल्म मिक्सचर का लीकेज हो रहा है थ्रू पिस्टन रिंग, अगर पिस्टन रिंग फेल कर गई या पिस्टन रिंग नहीं यूज किए तो उस लॉस को क्या बोलते हैं, ब्लो बाई लॉस बोलते हैं। ठीक। तो पिस्टन रिंग जो हम लोग बनाते हैं वो कास्ट आयरन का बनाते हैं, ब्रिटल मटेरियल का नहीं बनाते हैं, बताया था। हम लोग जो पिस्टन रिंग बनाते हैं वो कास्ट आयरन का बनाते हैं, याद रखना। ठीक। कास्ट आयरन का क्यों बनाएंगे, कास्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कास्ट आयरन का बनाएंगे तो इसमें एलोंगेशन नहीं होगा। क्योंकि कास्ट आयरन एग्जाम्पल होता है ब्रिटल मटेरियल का। और हम अगर डक्टाइल मटेरियल को बना देंगे तो अगर इसमें थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसकी साइज, जो गैप है यहाँ पिस्टन के बीच में, ज्यादा बढ़ जाएगा घट जाएगा, यानी कि या इसका शेप चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले इस तरह का था बाद में इस तरह कुछ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मान फैल गया, कुछ इलोंगेशन हो गया इस तरह का। जब ये बताओ अगर ये फैल जाएगा ज्यादा है, अगर ये ज्यादा फैल जाएगा, यानी कि अगर टॉप व्यू देखें इसका, हम ऊपर से चढ़ के टॉप व्यू देखें, तो टॉप व्यू में हमको कुछ इस तरह दिखाएगा देगा, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू में ऊपर से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। यानी कि बाहर वाला तुमको तुम्हारा क्या पिस्टन रिंग है, बाहर वाला क्या पिस्टन रिंग है, या आउटर हो फिर ये वाला, एक पिस्टन रिंग है। तो जब देखो अगर पिस्टन रिंग की साइज इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि अगर इसमें एलोंगेशन या डिफॉर्मेशन हो गया, तो अगर साइज इंक्रीज कर जाएगी तो पिस्टन रिंग क्या करेगा, हमारे जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या लगाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करेगा। ठीक। क्योंकि अगर साइज इंक्रीज कर गई पिस्टन रिंग की तो पिस्टन रिंग फैलेगा, जब पिस्टन रिंग फैलेगा तो जो हमारा सिलेंडर है उसके ऊपर क्या लगाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी हमारे सिलेंडर के अंदर।
और जब कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा सिलेंडर के अंदर तो हमारा सिलेंडर जो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और कास्ट आयरन का हम बनाते हैं पिस्टन रिंग को। कास्ट आयरन का बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इसमें इलांगेशन नहीं होगा, फैलेगा नहीं। ठीक। कास्ट आयरन प्लस सिलिकॉन स्टील ऐड करते हैं इसमें। देखो अब देखो, तो फेलियर मतलब होता है कि अगर जो हमारा जो कंपोनेंट है अपने असाइन फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे मटेरियल हमारा फेल हो गया। और फ्रैक्चर मतलब होता है हमारा मटेरियल दो पीस में ब्रेक हो गया। ठीक। अब दूसरा एग्जांपल फेलियर फेलियर का ये है कि मान लो तुम कोई गियर को डिजाइन किए या कोई टरबाइन को डिजाइन किए, गियर को डिजाइन किया टरबाइन को, तो गियर मान लो कोई ये है तुम्हारा। हेलिकल गियर पढ़ाएंगे लास्ट मिनट में। तो मान लो कोई गियर है, इसको तुम डक्टाइल मटेरियल का बनाया, डिजाइन किया, तो अगर इस मटेरियल की, अगर ये मटेरियल यानी गियर हमारा अगर अपने यील्डिंग स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएगा, रीच कर जाएगा, तो ये मटेरियल या गियर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब ये मटेरियल या गियर फेल हो जाएगा तो जो इसका फंक्शन यानी कि रोटेट करना और पावर को ट्रांसमिट करना, गियर का फंक्शन होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। गियर यूज का फंक्शन होता है पावर को ट्रांसमिट करना एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। ठीक। तो ये गियर जो है माउंटेड किसके ऊपर है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, और शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है, और गियर क्या करेगा, एक का पावर ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो मान लो अगर ये गियर किसी दूसरे गियर जो इससे मेशिंग में है, मतलब कनेक्शन में है, मान लो दूसरा यहाँ पे एक और शाफ्ट होगी मान लो, है ना, इसके पैरेलल ऊपर, तो ये गियर मेशिंग में है दूसरे गियर से, तो जो ये अपना जो गियर है अपना ट्रांसमिट कर रहा पावर को इस गियर से उस गियर में ट्रांसफर कर रहा। तो जो मान लो यहाँ इस या फर्स्ट गियर जो है सेकंड गियर को कितना किलोवाट ट्रांसफर करना चाहिए, पावर 25 किलोवाट मान लो ट्रांसफर करना चाहिए। तो अगर ये मटेरियल गियर फेल हो गया तो 25 किलोवाट जो पावर ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी थी उसकी कम हो जाएगी, यानी कि आप 25 नहीं ट्रांसफर करेगा, मान लो 25 से कम करेगा, क्या हो जाएगा, 18 करेगा या 20 करेगा, जो भी करना हो करेगा, 25 से कम करेगा। तो यानी कि जो हमारा जो गियर था जिसको हम डिजाइन किए थे इस थे कि वो 25 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करे, जो दूसरा गियर मेशिंग में इसके उसके उसको, तो मगर ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल का तो बना हुआ था गियर, और ये यील्डिंग को क्रॉस कर गया गियर हमारा, तो गियर क्या कर गया, फेल कर गया। तो जब फेल कर जाएगा तो जो उसका फंक्शन है कि 25 किलोवाट के पावर को ट्रांसमिट करना और रोटेट करना स्मूथली, तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फेल कर जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, नॉइज या वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन होगा ना गियर में यील्डिंग जब होगी तो डिफॉर्मेशन हो गया, एलोंगेशन होगा, तो क्या होगा, नॉइज या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और जो इसका पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। एक ये ड्रॉबैक है तुम्हारा यील्डिंग का। तो इसलिए हम डक्टाइल मटेरियल को डिजाइन करते हैं किस स्ट्रेंथ पे, यील्डिंग स्ट्रेंथ पे उसकी। अब दूसरी तरफ तुम्हारा ब्रिटल मटेरियल का ये स्ट्रेंथ डायग्राम है, इसको भी हम का किस मटेरियल मशीन से ड्रा की, यूटीएम मशीन से ड्रा की है। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, केवल अल्टीमेट पॉइंट होगा, अल्टीमेट पॉइंट की यील्डिंग नहीं होती इसमें, और उसकी अल्टीमेट पॉइंट पे हम कास्ट आयरन या ब्रिटल मटेरियल को डिजाइन करते हैं। तो कास्ट आयरन या ब्रिटल मटेरियल को डिजाइन किस स्ट्रेंथ पे करते हैं, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे। ठीक। तो यहाँ तक तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम को जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है पूरा बता दिया।